हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया। और फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आपने अभी हाल में जो वैकेंसीज निकली हैं रेलवे की, उसमें अप्लाई किया है, एनटीपीसी हो या फिर आरआरबी, जेई हो या फिर ग्रुप डी हो, तो सभी में इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम इस पे नंबर्स के टाइप्स जो होते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट नंबर का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, नंबर में जितने नंबर्स के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएँ, होल नंबर पूर्ण संख्याएँ, फिर इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर्स में भी सब पार्ट्स होते हैं, इवन इंटीजर्स एंड ओड इंटीजर्स, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसके अलावा रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं, प्राइम अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि जो नंबर जो है हम लोग नेचुरली काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मैं लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कैसे भी, तो आपको इनको काउंट करना होगा। तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ सर्किल्स ऐसे मैं दे दूँ आपको काउंट करने को, तो आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं जो काउंट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये 1 से लेकर के शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से आगे ये अनंत तक जाते हैं, यानी इन्फिनिटिव तक। ठीक है, इनका कोई अंत नहीं है। तो अगर बात करें सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, और जीरो जो है प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। ना माइनस की संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं, ना डेसिमल में जो संख्याएं होती हैं जैसे 2.5 5.6 7.3, ये सब जो है प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है। क्योंकि जब हमें काउंट करना है, मान लीजिए ये मैंने दिया था, तो इसमें आप ये थोड़ी काउंट करेंगे, ये बड़ी लाइन है तो आप इसको 1 मानेंगे, फिर इसको 0.5 मानेंगे, छोटी लाइन को 1 1.5 2, ऐसे आप नहीं काउंट करेंगे। आप सीधा करेंगे 1 2 3 4 5। या फिर आप काउंटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं काउंटिंग करते हैं, 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर्स की। दोस्तों, अब अगला टाइप है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वह होती हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तब वह संख्याओं का सेट जो है पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 और इसी तरह से अनंत तक। ठीक है, ये क्या कहलाएंगी? होल नंबर्स। ठीक है, मान लीजिए पूर्ण संख्या इनको क्यों कहते हैं? मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है 2,45,490। तो यहाँ पे हम कोई भी संख्या सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं से नहीं बना सकते हैं, हमको 0 की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग पूर्ण नहीं कह सकते हैं, हम पूर्ण तभी कह सकते हैं जब 0 को भी शामिल किया जाए। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेकर के क्या है? अनंत तक जो है सभी संख्याएं आती हैं। दोस्तों, अगला जो टाइप है वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। ठीक है, और यहाँ पे होल नंबर्स दिया गया है, इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N या स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? दोस्तों, अभी हम लोगों ने होल नंबर्स में देखा, हम 0 से लेकर के अनंत तक संख्याएं लेते हैं, लेकिन बाद में हमें ज़रूरत पड़ी 0 से भी कम संख्याओं की, क्योंकि अकाउंटिंग वगैरह में दिक्कत आती थी। माइनस में भी संख्याओं की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, तो माइनस में जो संख्याएं हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, यानी 0 से छोटी जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि -1 -2 -3
-4 और इसी तरह से हम अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, और फिर 0 के बाद जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से हम इधर भी अनंत तक जा सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक जो भी संख्याएं आती हैं वो सभी इंटीजर्स के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसमें फ्रैक्शन वाली या पॉइंट वाली संख्याएं नहीं होती हैं। नंबर्स जो है ऐसे अंकों में होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होंगी। 4/5 या 3.6 या -4/5 या -3.6 ये सब नंबर्स जो है इंटीजर्स में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे नेचुरल नंबर्स क्या हैं। 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। होल नंबर्स क्या होती हैं, जो 0 को भी शामिल करने के बाद यानी 0 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। फिर क्या आता है, इंटीजर्स, इसमें अनंत से लेकर के अनंत तक, तो इसमें माइनस की भी अंक भी शामिल हो जाते हैं। तो अनंत से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाती हैं। दोस्तों, इंटीजर्स को भी हम लोग 2 सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इवन इंटीजर्स और दूसरा है ऑड इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स यानी कि सम संख्याएं और ऑड इंटीजर्स यानी विषम संख्याएं, इन्हें इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स भी हम लोग कहते हैं। तो ये आप जानते ही होंगे, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। तो 2 और 0 भी इवन नंबर्स में आता है। 0 2 4 6 8 10 और इसी तरह से हम अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। और जिस तरह से सम संख्याएं पॉजिटिव में हो सकती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसी तरह से निगेटिव इंटीजर्स भी जो है सम संख्याएं हो सकती हैं। -2 -4 -6 और -8 इसी तरह से आगे इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या क्या होगी, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो ये भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हो सकती हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और इसी तरह से अनंत तक। और माइनस में भी इसी तरह से -1 -3 -5 -7 -9 और इसी तरह से आगे भी। ठीक है, तो ये सब इवन और ऑड नंबर्स हैं। दोस्तों, अब अगला जो टाइप है वो है रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, कोई भी संख्या जो P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कोई भी संख्या जो फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में लिखी जा सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि हर उसका जो है 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं होंगी। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, वो सभी क्या हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। चाहे -2 हो, -4 हो, -3 हो और 0 हो, 1 2 या 10 या 15 या 25 या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, इस तरह की, वो सभी क्या आएंगी, रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आएंगी। क्यों? क्योंकि हम इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर हम इनके नीचे 1 लिख दें, इन सभी के नीचे 1 लिख दें, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में, और Q यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, 1 है सबके नीचे। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर्स क्या हो सकती हैं, जो भी संख्याएं दशमलव में होती हैं, 3.6 2.24 1.759 या 0.00009, ये सभी संख्याएं भी क्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर्स, क्योंकि इनको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इनको फ्रैक्शन में लिखना है, आप यहाँ पॉइंट हटा करके नीचे 10 लिख सकते हैं, 36/10। आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे 100 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के फॉर्मेट में हो गया। और यहाँ भी हम दशमलव हटा के
3 अंक बाद दशमलव है तो 1000 नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3 4 5 नीचे 1,00,000 हम लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गई, P/Q के फॉर्मेट में हो गई, इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं जैसे 1/2, 1/4, 1/8 या 2/3 या 2/6 या 5/8 या 7/8 या 9/11 या 11/9, ये सभी संख्याएं भी क्या हैं, ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये P/Q के फॉर्मेट में है और Q 0 नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अब मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा जिससे आपको रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो अगर हम 1 को 2 से भाग करें तो क्या होगा, यहाँ पे हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, ये फिर 5 बार जाएगा 0.5 के बाद ये संख्या पूरी तरह से कट गई, इसका एक 0.5 आंसर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 4 से 1 को भाग करें तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट हम लगाएंगे, फिर जो है यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, बचेगा क्या 2, फिर वो 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20, फिर 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, तो 0.25 बार जाएगा। इसी तरह से 8 से 1 को भाग करेंगे तो ये जाएगा 0.125 बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लिमिट के बाद जो है दशमलव के बाद संख्याएं जो है समाप्त हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी, जहाँ पे फ्रैक्शन में संख्या है लेकिन भाग देने पे दशमलव के बाद संख्याएं जो है समाप्त हो जाती हैं एक सीमा पर जा कर के। यहाँ पे 1 अंक बाद समाप्त हो गई, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद। लेकिन अगर हम 2 को 3 से भाग करें, ठीक है, 2 को 3 से भाग करें तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट हम लगाएंगे, यहाँ 0। ठीक है, 3 छक 18, बचेगा कितना 2, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 3 छक 18, फिर बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 0 लगाएंगे। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, यहाँ पे 0.6666 लगातार आता रहेगा। लेकिन ये परिमेय संख्या मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जो दशमलव या तो एक सीमा पर समाप्त हो जाए या एक सीमा के बाद जो है रिपीट होने लगे। ठीक है, तो वहाँ भी परिमेय संख्या मानी जाती है। जरूरी नहीं है कि वो लगातार 666 ही आ रहा हो सकता है एक पैटर्न आ रहा हो, 141 141 141 या 1234 1234 1234, इस तरह से रिपीटिंग होने लगे तो भी वो परिमेय संख्या मानी जाएगी। तो फ्रैक्शन में जो भी संख्याएं होती हैं वो जब हम भाग करते हैं तो इसी तरह से बाद में एक लिमिट के बाद रिपीटेशन होने लगता है। अब जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे भाग करते हैं किसको, 9 को अगर हम बात करें 11 से, ठीक है, तो क्या होगा, 11 से भाग करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, तो 11 8 88। ठीक है, क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, 11 एकम 11, फिर क्या आएगा, 0 से 1 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, 9 बचा, फिर हम 0 लगाएंगे तो 11 8 88। ठीक है, फिर बचेगा 2, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 11 एकम 11। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 0.8181 ऐसे लगातार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया 81 का, ये लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगी, ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो जो भी फ्रैक्शन में नंबर्स होती हैं उनको जब भी हम भाग करते हैं तो रिपीटेशन एक लिमिट के बाद होने लगता है, तो जब भी रिपीटेशन होने लगता है तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो रूट में संख्याएं होती हैं जैसे कि √4, तो √4 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। √9 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट निकल जाएगा। √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी तरह से √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो अगर रूट के अंदर हैं तो वो भी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की।
दोस्तों अब अगला है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? ये परिमेय संख्याओं का जस्ट अपोजिट होती है, यानी रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होती हैं। तो ये P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो रूट में जो भी संख्या होती है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होती है? वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे √2 है, √3 है और आगे √4 है। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर आ जाएगा 2। फिर √5 है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। √6 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अपरिमेय संख्या है। ये √8 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। फिर √9 आएगा, √9 का आंसर आ जाएगा 3, तो ये परिमेय संख्या होगी। और फिर √10 है, √11 है और √12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर हम √2 की वैल्यू निकालें या कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका वैल्यू निकालेंगे तो हम कैलकुलेट करते जाएंगे। जैसे √2 की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे, तो दशमलव के बाद 4 1 4 2 1 3 5 6 2 और आप निकालते रहेंगे तो लगातार अंक आते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और ना ही इनमें कोई रिपीटिंग का पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं होंगी और नॉन टर्मिनेटिंग, और कभी ख़त्म भी नहीं होंगी। और जबकि परिमेय संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकती हैं, हो सकता है ख़त्म ना हो। जैसे हमने 2/3 निकाला था तो 0.666 लगातार आ रहा था, तो ये भी ख़त्म नहीं हो रही है, यानी टर्मिनेशन इनका भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्या थी? ये रिपीटिंग थी, यानी रेशनल नंबर को हम कह सकते हैं, रेशनल नंबर को हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। पॉइंट के बाद जब जो है संख्या टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट होने लगे तो वो क्या है? वो परिमेय संख्या है, लेकिन ना ही रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो तो वो क्या है? वो एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 की वैल्यू क्या आती है? 1.731 और इसी तरह से आगे आती जाएगी। इसी तरह से जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है संख्याएं, उनका हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही संख्याएं आती रहेंगी। उनका जो है ना ही रिपीटेशन होगा, कोई ना ऐसा पैटर्न बनेगा रिपीटेशन का, और ना ही उनकी संख्याएं खत्म होंगी दशमलव के बाद। तो वो सभी संख्याएं इसीलिए अपरिमेय संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से पाई है। तो दोस्तों पाई की वैल्यू क्या होती है? आपने पढ़ा होगा 22/7। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, 22/7 के हम कह सकते हैं लमसम होती है। तो हम लोग जो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं 22/7 के थ्रू, या सर्कमफ्रेंसेस वगैरह निकालते हैं, या पाई के थ्रू जो भी वैल्यूज़ निकालते हैं 22/7 मान करके, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, वो एक लमसम वैल्यू आती है। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, खैर उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम पाई को इसीलिए यूज़ करते हैं 22/7 मान करके। 22/7 को देखें तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, लेकिन पाई जो है परिमेय संख्या नहीं होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। दोस्तों अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो दोस्तों जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी संख्याएं, जितने टाइप की संख्याएं अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, या फिर इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, जो भी मतलब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सब जो है किसके अंतर्गत आएंगे? रियल नंबर्स के अंतर्गत सबको रखा जा सकता है। ठीक है, तो सभी नंबर्स जो है जो पॉसिबली हो सकती हैं वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स कही जाएंगी। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ संख्याएं ले रखी हैं, तो इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो इससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मैंने लिया है, तो 5 जो सबसे पहली संख्या है नेचुरल नंबर, तो उसमें आ पाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर में आती हैं। तो ये नेचुरल नंबर में आ जाएगी, नेचुरल में आ जाएगी। और इसके बाद होल नंबर, होल नंबर में भी आ जाएगी, 0 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं होल नंबर होती हैं।
और फिर इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स में नहीं आ पाएगी क्योंकि इसमें माइनस की संख्याएं भी शामिल होती हैं, तो ये इंटीजर्स में नहीं आ पाएगी, ठीक है। और फिर रेशनल नंबर में आ जाएगी, रेशनल नंबर में ये आ जाएगी क्योंकि इसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा ये रियल नंबर में आ जाएगी। रियल नंबर में मैंने आपको बताया सभी संख्याएं आ जाएंगी, तो जितनी भी संख्याएं हैं ये सब रियल नंबर में आएंगी। तो अब 5.6 लेते हैं। 5.6 क्या है, नेचुरल में आएगी? नहीं आएगी। होल नंबर में भी नहीं आएगी, इंटीजर्स में भी नहीं आएगी, रेशनल में आएगी। रेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दशमलव में जो भी संख्याएं होंगी वो रेशनल नंबर होंगी, और ये रेशनल में आएगी और रियल नंबर में भी आएगी, इरेशनल में नहीं आएगी। -5 है, ये क्या होगी, इंटीजर्स में आ जाएगी, इंटीजर्स, और होल नंबर में तो नहीं आएगी लेकिन रेशनल नंबर में आ जाएगी और रियल नंबर में आ जाएगी, ठीक है। और -1/5 ये किस में आ पाएगी, ये इंटीजर्स में नहीं आ पाएगी लेकिन रेशनल नंबर में आ जाएगी, रेशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे √5 है, तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर में आएगी, इरेशनल नंबर। और क्योंकि मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगी रूट के अंदर होंगी वो इरेशनल नंबर होंगी, और रियल नंबर में तो सभी संख्याएं आएंगी, रियल नंबर में आ जाएगी। फिर है 1/5, ये फ्रैक्शन में है, तो ये किस में आ जाएगी, नेचुरल या होल या जो है इंटीजर्स में तो आएगी नहीं लेकिन रेशनल में आएगी, रेशनल नंबर, और किसमें, रियल नंबर में आ जाएगी। दोस्तों √4 की बात करें तो √4 किस में आ सकता है। √4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2, और -2 भी हो सकता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसलिए इंटीजर्स में भी आ जाएगा, तो नेचुरल नंबर में भी आ सकता है, नेचुरल में, होल नंबर में, और माइनस में अगर आया, या तो √4 का आंसर -2 होगा या +2 होगा। तो अगर -2 होगा तो वो इंटीजर्स में भी आ सकता है, अगर +2 होगा तो या तो नेचुरल होगा या तो होल होगा, अगर माइनस में आया तो इंटीजर्स में भी आ सकता है, इंटीजर्स, और इसके अलावा रेशनल में तो आएगा ही, और रियल में, रियल नंबर्स में भी आएगा, ठीक है। तो ये -2 में कैसे आप कहेंगे, तो आप -2 × -2 करिए, तो -2 × -2 क्या होता है, 4 होता है। माइनस और माइनस का गुणा हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। तो अगर ये 4 होता है तो अगर √4 करें हम तो इसको 2 टुकड़े या तो +2 × 2 कर सकते हैं या -2 × 2 भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका किसी भी स्क्वायर रूट का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका अगर हम रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे अब प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे रियल नंबर्स में हमने सभी संख्याओं को ले लिया है, लेकिन रियल नंबर्स के अलावा भी संख्याएं होती हैं, उनको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, तो वो होती हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो संख्याएं पढ़ी हैं वो सब तो रियल नंबर्स के अंतर्गत आ जाएंगी, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स क्या होती हैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इमेजिनरी नंबर यानी कि वो नंबर वास्तव में हो नहीं सकती हैं लेकिन हम उनकी कल्पना केवल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि -√3, ये अगर रूट के अंदर माइनस में कोई अंक होगा तो ये एक्चुअली में संख्या नहीं हो सकती है, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, ना ये आपके एग्जाम में आएगा। तो जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि रियल नंबर के अलावा जो है अगला होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं क्या, काल्पनिक संख्या। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स का ही सब टाइप हम लोग कह सकते हैं इनको। तो प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके
केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये संख्याएं या तो खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, जैसे कि 2। तो 2 के 2 गुणनखंड क्या हो सकते हैं, या तो ये 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा 2 से। तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 2। और अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स जो है शुरू होती हैं 1 से। तो 1 जो है किस में आएगा, एक अभाज्य संख्या में आएगा या भाज्य संख्या में। तो 1 जो है किसी से नहीं कटता, केवल 1 से कटता है, ठीक है। 1 जो है केवल 1 से कटता है, तो इसके 2 गुणनखंड नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है ये ना ही अभाज्य संख्या में आती है ना ही भाज्य संख्या में आती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है 2 संख्या है, 2 ये अभाज्य संख्या हो गई। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या पूछी जाए आपसे तो क्या होगी, वो 2 होगी। ये पिछली बार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा। 2 के बाद क्या है, 3 आता है। 3 क्या है, 3 भी 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। फिर आता है 4। 4 जो है किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से खुद से कट जाएगा। तो ये 2 से अधिक गुणनखंड हो गए इसके, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब आता है 5, तो 5 भी अभाज्य संख्या होगी। फिर आएगा जो है 6 भाज्य संख्या होगी, क्योंकि उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। फिर जो है 7 है, 9 नहीं होगा। फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 23 है। तो इसी तरह से जो संख्याएं जो तो खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं में संख्याओं का 2 सेट होता है। उसमें या तो दोनों संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं, जैसे कि ले लेते हैं 2 और 3, या एक संख्या अभाज्य हो सकती है और एक संख्या भाज्य हो सकती है, जैसे 3 और 16। एक संख्या अभाज्य और एक संख्या भाज्य है। या दोनों संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं, जैसे कि 4 और 27। तो इसमें 4 जो है भाज्य है और 27 भी भाज्य है, तो दोनों संख्याएं भाज्य है। तो इसमें जो है हम कैसे पहचानेंगे कि ये सहभाज्य संख्या है। दोस्तों, दोनों संख्याओं का अगर हम मासा निकालेंगे तो इनका मासा क्या होगा, 1 होगा। तो 2 संख्याओं का सेट जिनमें मासा जो है 1 आए, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स होती हैं। तो 2 जो है 3 का को प्राइम नंबर है और 3 जो है 2 का को प्राइम नंबर है। तो 2 का अगर हम मासा निकालें तो 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 का 1 से कटता है 2 और कटता है 2 से कटता है। 3 किससे कटता है, 1 से कटता है और किससे कटता है, 3 से कटता है। तो इसमें गुणनखंडों में कॉमन क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF यानी मासा जो है इसका क्या आया, 1 आया। तो इसी तरह से 3 का अगर गुणनखंड करें तो 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। 16 का करें तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। तो इसके इतने सारे गुणनखंड हैं, लेकिन कॉमन केवल यहाँ पे 1 है, ठीक है। बाकी इसमें 3, 2, 4, 8, 16 कोई और कॉमन नहीं है। और इसी तरह से 4 और 27 को देखते हैं तो 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 खुद होगा। 27 का देखते हैं तो 1 होगा और 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 27 से खुद से कटेगा। तो यहाँ पे भी कॉमन क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो यानी कि इनका HCF क्या है, 1 है। तो ये सभी संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं का उल्टा होती हैं, ठीक है। यानी कि इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो अगर बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो पहले एक तो ना अभाज्य में आता है ना भाज्य में आता है। फिर 2 ये अभाज्य संख्या हो गई, 3 अभाज्य संख्या हो गई, फिर आता है 4, ठीक है। तो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। आपने देखा यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है इसके गुणनखंड हैं, ठीक है। फिर जो है इसके बाद 5 अभाज्य संख्या है, 6 जो है क्या है, भाज्य संख्या है। 4, 6, 8 मतलब जिसके जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी और भी संख्या से कट जाएगी, वो सभी भाज्य संख्या होंगी,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो अगले चैप्टर में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।